यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 हो गया है। अब उसके बेस्ट पॉसिबल जो आंसर है वो आपको इस आंसर की के थ्रू बताऊंगा, जिससे आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और आगे फर्दर कैसे आपको ध्यान रखना है पढ़ाई करते हुए जो नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं बच्चे। तो उसकी भी कुछ बातें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, साथ साथ कैसे ट्रेंड आया, क्या चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी थी, कैसे कई चीज़ आपको अटेम्प्ट करनी थी पेपर में, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे एक बार। तो अगर बात करें आंसर की तो आप क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट कर रखा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, चाहे कोई भी की हो आपकी उससे मैटर नहीं करता, आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है। देखो एक दो बातें पहले बताता हूँ कि जिसको इस पेपर में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी एंड मैपिंग जो पार्ट है, ये तीन पार्ट अगर ढंग से मैनेज कर लिए ना आपने तो कट ऑफ अच्छे से इजीली कवर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली ऐसे लेवल पे इजी डिफिकल्ट, देखो रिलेटिव वर्ड है, लेकिन मैं कहूँगा जो नॉन टेरिटरी से थे और लार्जली मतलब पॉलिटी के लगभग सारे, इकोनॉमिक्स के दो तीन को छोड़ दो, ज्योग्राफी के एक दो को छोड़ दो, तो वो सारे क्वेश्चन हमने यूपीएससी अखाड़ा पे जो हम फाउंडेशन बैच लेते हैं उसमें वो सारे कवर करवा रखे थे और उससे लार्जली जो भी कट ऑफ आएगी आपकी वो कवर हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भी कुछ क्वेश्चन है जैसे एनवायरनमेंट में कुछ ठीक, मोस्टली देखो एनवायरनमेंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ ऑफ द एरियाज आते हैं, कितना भी आप पढ़ लो उनको लेकिन वो हो नहीं पाते मैनेज, तो उन पे एक हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में इस बार क्वेश्चन कम ही देखने को मिले, 10-12 क्वेश्चन है। अब वो भी बहुत ही ऑफ बीट एरिया में थे, एंशिएंट और मिडिवल के, खासकर अराउंड 4 क्वेश्चन एंशिएंट के, एक मिडाइवल का है, 2-3 कल्चर के हैं, तो वो थोड़े ऑफ बीट हैं। अगर वो भी या फिर हम इतना डीप नहीं पढ़ पाते या उस टाइम रिमेंबर नहीं कर पाएंगे चीजों को, तो वो अगर आप ना भी मैनेज करते, प्लस में अगर आप एनवायरनमेंट के भी 5 से 6 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो अगर उनको भी मैनेज नहीं कर पाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 5-7 जो मिसलेनियस जो नए टाइप के क्वेश्चन आए जो स्टेट बीसीएस के एग्जाम दे रहे थे बच्चे या उनकी तैयारी कर रहे हैं, बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मे बी उनके लिए वो ईजी हो, लेकिन जो रेगुलर यूपीएससी उस एनालिटिकल बैंड ऑफ माइंड से पढ़ रहा है बच्चा, उसके लिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो वो अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है तो अराउंड 20-25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो वो अगर आप ना भी करते ना तब भी अराउंड 75-80 क्वेश्चन जो एक मैनेजेबल एरिया आता है, तो उस एरिया में अगर आप करते तो आपकी कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाती। और हमने जैसे मैंने आपको बताया लार्जली क्वेश्चन सारे क्लास में लगभग जो दिखाऊंगा आपको डिस्कस कर रखे थे। तो ये है कि जो भी आप कंटेंट पढ़े, हमसे पढ़े कहीं से पढ़े, अगर उसको ये चीज देखिए कि ढंग से पढ़ते हैं ना, चीजों को समझ के करते हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते मैं इस बार ये पढ़ लेता हूँ, इस बार वो पढ़ लेता हूँ, इस बार ये आएगा अगली बार वो आएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी प्रीलिम्स की, मेंस की करनी बहुत जरूरी है अगर आपको पेपर क्लियर करना है, तो ये इस पेपर का रिफ्लेक्शन है। और यूपीएससी का हमेशा ट्रेंड रहता ही है, तो ये ट्रेंड ही बन गया कि कहते हैं द ओनली कांस्टेंट इन क्लाइमेट इज चेंज, तो ऐसे द ओनली कांस्टेंट इन यूपीएससी इज चेंज। तो 2-3 साल से बच्चों को लग रहा था कि यार पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो इस बार भी डिफिकल्ट आएगा, वो बैंड ऑफ माइंड था, वो एनालिटिकल बैंड ऑफ माइंड था, बच्चे थोड़े कंजर्वेटिव थे अप्रोच में अटेम्प्ट करने के लिए कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस भी ऐसे की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो बच्चों से पूछ रहा हूँ तो वो थोड़ा कम ही करके आए हैं, एक कंजर्वेटिव हो गए थे अप्रोच में। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे पेपर अगर आप कोई बच्चा होगा स्मार्ट होगा वो थोड़े अटेम्प्ट ज्यादा लेगा, 85 के अराउंड मेरे हिसाब से करने चाहिए थे, 80-85। हालांकि यही कोई मैटर नहीं करता, कोई 65 किया वो भी कट ऑफ क्लियर करेगा, और इसके 90 भी के होंगे वो भी जरूरी नहीं कट ऑफ क्लियर करे, वो मैटर करता है तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है। लेकिन मैं जाता अगर इस पेपर में तो मैं 85 प्लस ही करके आता, इस पेपर के लेवल को देखते हुए। हाँ लास्ट टाइम पेपर डिफिकल्ट था, तब वहां मेरे अटेम्प्ट थोड़े 70-75 तक वेरी कर जाते हैं, पर इस बार और थोड़े बढ़ाने के चांस थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे एलिमिनेशन जो टेक्निक है लास्ट टाइम वो थोड़ी कम अप्लाई हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा अप्लाई हुई है वो। तो जहाँ पे एलिमिनेशन आते हैं फिर वो जो प्लेयर्स होते हैं जो अच्छा सोचते हैं या फिर अच्छा एक तरीका होता है निकालने का, वो ज्यादा अटेम्प्ट करके ही आते हैं। और जैसे मैंने हर बार निकाला है प्रीलिम्स, तो ये भी उसी तरीके से है कि जो भी मतलब कि प्रीलिम्स निकालते हैं तो उस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। अब देखते हैं इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ एन इकोनॉमी इज, तो अगेन आप देखोगे जो डेमोग्राफी का चैप्टर है, मैंने पहले जो पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी में तो डेफिनेशन कराता हूँ उस डेमोग्राफी के अंदर, उसके अंदर सीधा बता रखा था कि इट्स एन एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज, तो आंसर फर्स्ट का आएगा आपका डी, टोटल फर्टिलिटी रेट वाले क्वेश्चन का। सेकंड आपका क्वेश्चन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ठीक है, उनका जो क्वेश्चन था तो उसका आंसर था आपका डी 2 एंड 3। जो थर्ड क्वेश्चन था आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला, इसका आंसर है आपका 1, 2 एंड 3।
फिर फोर्थ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ वाला, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप, इनमें से पूछा कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आंसर आएगा आपका 1 and 3 ओनली। मोटर व्हीकल्स नहीं है, ठीक है, ये तो अगेन ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें, इस बार ये थोड़ा है कि टेबल वाले क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा टेबल वाले क्वेश्चन आप देखोगे, और केवल कई बार तो 3-3 कॉलम बना दिए 2 की बजाय, तो ये थोड़ा एक नया उन्होंने इनोवेट किया। स्टेटमेंट में भी 2 की बजाय 3 दे दिए हैं, आगे दिखाऊंगा अभी। 2 में से पूछा है उनका रीजन बताओ, तो ये एक थोड़ा नया पैटर्न है। नया पैटर्न क्या, नई टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर इसमें बात करें कि पूछा कौन कौन सी एक्टिविटीज कौन कौन से सेक्टर में आती है, क्लास में हमारे इकोनॉमिक्स सीधा सीधा करवा रखा था, उसी से आंसर निकाला हमने, आंसर आएगा बी ओनली 2। इनमें से पूछा है विच ऑफ द कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो चारों यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के अंदर। 7th क्वेश्चन जो आपका है फार्मर फ्लो, इन्हें पूछा है कौन सी कैटेगरी में कैपिटल आता है, तो इसमें 2 आपके यहाँ आंसर आएंगे, ठीक, आंसर आएगा 7 का बी ओनली 2। अब ये देखो आपका एक पैराग्राफ दिया, यूपीएससी के पूछता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पूछा था, तो इसमें जो घूम फिर के आ रहा था ना बात 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स, मैंने इसको हाईलाइट किया जब पढ़ रहा था मैं इस क्वेश्चन को। तो इससे इनमें देख के हम एक बीच में चल रहा था मेटावर्स का, कि हम 3D टाइप में चीजें देख रहे थे, तो उससे आप इसको ड्राइव कर सकते हैं कि मेटावर्स इसका आंसर आएगा। यूपीएससी आपको हमेशा मौका देगा, कुछ चीजें आप जनरली कॉमन मैन की तरह सोचोगे तो आप उसका आंसर निकाल लोगे। अब विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ना रखे, तो अगेन इसको एलिमिनेट करो, 1 को हटाओ, और आंसर आया आपका 2, है ना, 2 ओनली, बी इसका आंसर फर्स्ट हट जाएगा, आंसर आएगा बी 2 ओनली। सीएसआर के वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका ए 1 ओनली। इकोनॉमिक्स के और पॉलिटी के मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स के लार्जली क्लास में सारे करवा रखे हैं, ज्योग्राफी के अपने सारे क्लास में करवा रखे हैं, वो आप ज्योग्राफी की वीडियो तो मैंने फ्री भी डाल रखे हैं यूट्यूब पर, वहां से देख सकते हो। पॉलिटी की जो क्वेश्चन है वो हमारे जो फैकल्टी है दिनेश सर, वो डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, वो हर साल एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को जो यूपीएससी के आते हैं, पहले वाले भी देख सकते हो पिछले साल वाले, और उनका तो लगभग स्ट्राइक रेट अराउंड 100% ही रहता है। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन वो कवर कराते हैं क्लास के अंदर, जो आज भी वो आपको बताएंगे जब वीडियो आएगी इसके बाद, तो उसमें वो बताएंगे कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन क्लास से आए हैं सारे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो गया ये ओनली 2, जो आपका 9th क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली 2 आंसर है इसका। सीएसआर का भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका आरटीजी वाला जो क्वेश्चन था, उसका आंसर है आपका बी 2 and 3। दो जाइंट स्टार वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार, ये गलत है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ये चीजें हमने साइंस में, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है उसमें करवा रखी है स्टार्स के बारे में, क्योंकि हम स्पेस को अलग से डील करते हैं उसके अंदर, नॉट ओनली स्पेस टेक्नोलॉजी बट स्पेस का बेसिक भी, क्योंकि कई 2-3 साल से स्पेस से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो उस पार्ट को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डील कर रखा है हमने साइंस वाली क्लास के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड बाय इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो, आंसर है नाइट्रिक एसिड। एक ऑब्जर्वेशन और ये भी है कि साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा कम पूछा है इस बार, तो जो बेसिक साइंस है उसको भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। ये बेसिक साइंस के जो होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड है कुछ चीजें, है ना, तो उसको भी आपको करना चाहिए, बेसिक साइंस को भी आप निग्लेक्ट नहीं करोगे। तो अगेन यही बात घूम फिर के आती है कि ऐसा नहीं कि आप ये पिक एंड चूज करोगे, आपको एक होलिस्टिक तैयारी करनी है जिसमें आप मैक्सिमम चीजें कवर करोगे, और अगेन उनको रिटेन जितना करोगे उतने आपके आंसर ठीक होने के चांस बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन रडार्स बी यूज, तो रडार इन तीनों एक्टिविटी में यूज हो सकती है। अब इनमें से पूछा होता है इनमें से कौन सा 5th जनरेशन एयर फाइटर है, तो इनमें से कोई भी 5th जनरेशन नहीं है, आंसर आएगा डी नन। 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हाइड्रोजेल, हाइड्रोजेल किन किन में यूज होता है 1 2 3, तो देखो एक पहले भी क्वेश्चन था 1 2 3 आ रहा था उसका आंसर, तो जो थोड़े करंट अफेयर साइंस बेस्ड क्वेश्चन है उनमें वापस जो पहले यूपीएससी देती थी ना ऑल ऑफ द अबव, उसके थोड़ा झलक वापस देखने को मिलेगी, 1 2 3 इसमें 1 2 3 आ गया आपका। वो एक वो था ना एविएशन फ्यूल वाला, उसमें भी 1 2 3 था, मतलब सारे ऑप्शन थे जो भी थे 1 2 3 4। अब इनमें से पूछा हुआ है, ये बेसिक है अगेन, देखो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट नहीं पूछा इसके इतना ज्यादा, हम पढ़ते हैं बेसिक साइंस के अंदर कि जो अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल है तो वो क्या रेजिड्यू छोड़ता है बाद में, है ना, एग्जॉस्ट पाइप से क्या निकलेगा, वाटर वेपर। पंप्ड स्टोरेज, ये भी देखो बेसिक क्वेश्चन है जो, ठीक है, एक हम क्या करते हैं जो स्मो हाइड्रो पावर्स होते हैं छोटे छोटे मान लो, है ना, या पंप स्टोरेज एक अलग से टेक्निक है वाटर वाटर से एनर्जी लेने की, तो उसमें क्या करें पानी ऊपर स्टोर कर देंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ऊपर स्टोर हो जाता है वो, ठीक है ना,
अब उसको फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में एनर्जी स्टोर करके यूज करते हैं। मैं ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ वैसे ही। तो फिर जब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पीक लोड के टाइम होते हैं, तो ऊपर से एनर्जी जो पानी छोड़ देते हैं और फिर अगेन वो क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर आएगा लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। जब आपका मन करेगा तब आप उसको फिर अगेन वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसका आंसर आएगा सी। तो ये ऐसा नहीं है कि देखो कि जनरल कोई करंट में हो या कुछ भी हो, वो बात भी ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन वर्ड आ गया देखो, तो इससे आप इस क्वेश्चन में सोच सकते थे किस लिए होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट इज कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। तो ऐसी कोई टर्म देखो जहां पे आपको कोलेटरल रखना हो, लैंडिंग ऑब्लिगेशन, तो ये किस में जाएगा, आपका मनी मार्केट में जाएगा, जहां पे आप अपने फॉरेक्स में नहीं हो सकता, स्टॉक में नहीं है, बॉन्ड में नहीं है, ठीक है। तो ये मोस्ट अब पढ़ाओ तो ठीक है, बाकी इसका आंसर थोड़ा जा रहा है मनी मार्केट, तो आंसर आएगा सी। अगेन देखो, मैं ये नहीं कह रहा पेपर इजी था डिफिकल्ट था, वो हर एक की रिलेटिव है, किसको आ रहा वो तो उसके लिए इजी लगेगा। लेकिन एग्जाम को सोल्व करने का तरीका कैसा था, हमें अप्रोच कैसे करनी है, और आंसर क्या करेक्ट हो सकता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। इनमें से पूछा है, कुछ क्वेश्चन मेरे भी करेंगे आंसर, एक दो तीन जो भी है ना, दो तीन क्वेश्चन, तो वो मेरी जो फाइनल यूपीएससी की आएगी उससे आपको पता चलेगा एग्जैक्ट आंसर। बट फिर भी एक आइडिया लग जाता है कि पेपर पास हो रहा है इस बार, हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, उसके लिए की बनाई है। इन द रिसेंट पास विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स पूछे हुए हैं, इनमें से कौन से, तो अगर आपने थोड़ा करंट अफेयर फॉलो किया तो आंसर आएगा 1 एंड 2। तो उसके रिगार्डिंग ना, अगर करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो इसलिए न्यूज़पेपर की थोड़ी सिग्निफिकेंस है कि आप रोज फॉलो करो। मैं एक तरीका बताता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने को, फ्लिप करो, आप कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नई केस स्टडी, उसको गो थ्रू जरूर हो। हम बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि एडिटोरियल पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो वो जो जिस्ट होता है ना, वो तो हमें वैसे मिल जाएगा किसी भी इशू का एडिटोरियल का, तो उस पर थोड़ा कम टाइम लगाओ, बस देख लो क्या चल रहा है, 7-8 दिन का एक साथ पढ़ लो कि कहीं कहीं आपको समरी मिल जाए उस टॉपिक का क्या चल रहा है। लेकिन आप जो बेसिक चीजें हैं वो देखना, करंट अफेयर की काफी न्यूज में आई हुई, जो क्वेश्चन में आई, पेपर में आई है, जो करंट अफेयर रिलेटेड है, जो थोड़ी बहुत आपको न्यूज में चल रही होती है ना, वो देखो आप, क्या कोई नया प्रोजेक्ट है, क्या कोई नई टर्म है, क्या कोई केस स्टडी है, एग्जाम्पल है, कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो थोड़ा देखना है आपको, तो उनके में टाइम भी कम लगेगा और वो आउटपुट ज्यादा देंगे आपको करंट अफेयर से। तो अगेन एडिटोरियल जो ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा एनालिसिस की वीडियो देखते हैं, उनको थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है करंट अफेयर में, उतना आउटपुट नहीं मिल पाता, वेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आउटपुट तो नहीं मिल पाता उनको। एक ऑब्जर्व करो मेन मेन चीजें, एनालिसिस का एक टॉपिक पे एक वीडियो या एक नोट से फॉलो करके उस टॉपिक को खत्म करो, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं होते हैं जो न्यूज होते हैं, हम उनको बना देते हैं एक टॉपिक को 10 बार पढ़ के, ज्यादा अलग अलग डिफरेंट आर्टिकल से, डिफरेंट वीडियो से देख के, एक टॉपिक पे एक वीडियो या एक पेज पे या एक नोट से खत्म करके उसको खत्म करो, बाकी ऑब्जर्वेंट रहो कि कहाँ पे क्या चीज चल रही है, वो करंट अफेयर में हेल्प करेगी आपको। वाटर वेपर से पूछा हुआ है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ओनली वन, इट्स परसेंटेज मैक्सिमम एट द पोल्स, पोल्स पे नहीं होती, सेकंड इज गलत है, आंसर है 22 का ए, वन ओनली, ठीक है। इनमें से पूछा है कौन सा क्लाइमेट टाइप है, आंसर आएगा मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ज्योग्राफी के तो मतलब ठीक है क्वेश्चन, इतना वो नहीं है ना। अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि कोरोलिस फोर्स की स्टेटमेंट पूछी है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, तो जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी कोरोलिस फोर्स ज्यादा लगेगा उसके ऊपर, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसके कोरोलरी उल्टा गलत है ना। ये ध्यान रखना कि ऐसा कोई कभी नहीं है कि कोरोलिस फोर्स वो विंड की स्पीड को बढ़ाएगा या कम करेगा, वो उसकी विंड की स्पीड पे कोई इंपैक्ट नहीं करता। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने क्लियरली अपने ज्योग्राफी क्लास में बताई है आपको, और नोट्स में भी दे रखी है। तो अगली बार अगर ये स्टेटमेंट आ जाती है ऊपर वाली जो मैंने लिखी है, तो वो भी ध्यान रखना है, विंड जितनी फास्ट जा रही है, स्पीड जा रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोरोनरी फोर्स बढ़ जाता है। दिस स्टेटमेंट करेक्ट, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। पर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि कोरोलिस फोर्स विंड की स्पीड को बढ़ाएगा या कम करेगा, इसलिए मैंने लिखा है बट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द विंड स्पीड, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये देखो, ऐसे जो टॉपिक्स आ जाते हैं उसके आसपास की चीजें पढ़ लिया करो, क्योंकि अगली बार ये पूछा है, इस बार ये पूछा है, अगली बार वो स्टेटमेंट पूछ लेगा उसके आसपास वाली। अब जून 21 पे जो सन रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अराउंड रहता है, तो कहाँ पे लॉन्गर डेज होंगे, एक तो जो भी आपके इंडिया के आसपास हो गए, ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जो कंट्रीज है वहां पे, और आर्कटिक में भी, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होने जाएगी, 6 मंथ्स क्या रहेगा, डे रहेगा ला, ठीक है। तो ये दो आंसर ओनली टू आएगा, 2 और 4, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इधर का आपका हो गया था, वाटर पेपर का हो गया था। अब ट्रॉपिकल पिटलैंड, इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, कई बच्चे अमेजोन बेसिन लगा के आए, पर आंसर आएगा इसका कोंगो बेसिन।
एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार, सिली मिस्टेक, कई बार हम सोच लेते हैं कुछ, तो ऐसा भी नहीं उससे कट ऑफ में तुम भारी हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हर बच्चा या कई अधिकतर बच्चे कर देते हैं एक दो क्वेश्चन, या तो गोला भरने में गलती कर देंगे या पढ़ने में गलती कर देंगे, या कई बार हमारे गैस एक दो गलत हो जाते हैं, तो उसकी ज्यादा टेंशन मत लो, है ना। लार्जली जो मेजर चंक है, बेसिक क्वेश्चन है, वो हमारे ठीक होने चाहिए। अब ये पीएफए से क्वेश्चन था बायो एक्यूमुलेशन से रिलेट करके, इसका आंसर आएगा आपका 1 2 3, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इनमें से पूछा है कि पैरासिटोइड स्पीशीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब पैरासाइट्स तक, डिकम्पोजर तक पढ़ लेते हैं, ठीक है, पैरासिटोसाइड, और वो भी किन स्पीशीज में मिलने हैं, थोड़ा एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। तो जो मैं एनवायरमेंट में कह रहा था 5 6 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, उस कैटेगरी में क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको, पर इसका आंसर है ओनली 3। 29, इनमें से कौन से पी फैमिली में आते हैं, ऑल ऑफ द 3, 1 2 एंड 3, आंसर आएगा सी। अब ये देखो, रिसेंटली वाइल्ड लाइफ जो अमेंडमेंट एक्ट था आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, WPA जो था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो अमेंडमेंट हुआ था। अब बच्चों ने क्या पढ़ लिए होंगे लार्जली अमेंडमेंट्स में क्या प्रोविजन है, वो भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कुछ एक्ट अमेंड होता है तो उसका बैकग्राउंड भी पढ़ना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन क्योंकि 1972 वाले प्रोविजन से पूछा है उसके, तो उस टाइम तो इसको वर्मिन डिक्लेयर कर रखा था, ये बैट्स होते हैं, फ्लाइंग फॉक्स जो है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, तो वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था, ये स्टेटमेंट ठीक है आपकी। सेकंड वाली गलत है, क्योंकि ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स पे नहीं करते फीड, वो लार्जली प्लांट्स पे या उसके फ्रूट्स पे करते हैं। तो आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी, बैट्स वाले फ्लाइंग फॉक्स वाले क्वेश्चन में। इसकी पीडीएफ में यूपीएससी खाड़ा टेलीग्राम चैनल वहां पे डाल दूंगा, आप फटाफट अगर चाहो तो वहां से भी आंसर चेक कर सकते हो अपने, है ना। एटमोस्फेयर में बात करें इनकमिंग रेडिएशन की, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका डी। ये बिल्कुल बहुत बेसिक है, मैंने क्लास में समझा रखे हैं, है ना, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी बस आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर पे ज्यादा होती है, उसका आंसर आएगा आपका ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है उसकी। 32 का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोडक्ट्स आर वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन में सारी चीजें निकलती है आपकी, तो आंसर आएगा डी, ऑल द 4। अब ये क्वेश्चन देखो आइसोथर्म के ऊपर है ना, तो पहला ये सेकंड तो गलत हो जाएगा कि ये सारे वार्म, ये वार्म करंट था, तो इसलिए गलत हो गया, और ये वाले ऊपर वाले स्टेटमेंट आपकी ठीक है, आंसर आएगा ए, 1 ओनली। 35 की अगर बात करें, तो ये कोकोआ प्रोड्यूसर का पूछा लार्जेस्ट, अगेन थोड़ा फैक्चुअल टाइप है, लेकिन हमें चाहे डिफरेंट रिसोर्सेज हो, वेजिटेशन हो, तो उनका आप देख लेना चाहिए। एक लिस्ट मैंने बना रखी है पीडीएफ, आपको वो भी यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी कि कौन इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका। तो उस तरीके का क्वेश्चन है कि कोकोआ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो कोटे दी आइवरी एंड घाना, ये इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोकोआ के। विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स, अगेन क्लास में करवा रखा है, 4G के एम के नाम से मैंने कोड भी बनाया था, उसी में अरेंज करवाया था, तो ये इसका अरेंजमेंट है गंगा का, आंसर है बी। ज्योग्राफी से काफी भर भर के क्वेश्चन है इस बार। ज्योग्राफी मैंने बताया, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जिन्हें अच्छे से कर लिया उसकी चांस है कट ऑफ ठीक निकल जाएगी उसकी, बाकी कुछ ना कुछ तो मैनेज करके आओगे, तो उसमें से लार्जली निकल जाएगी आपकी कट ऑफ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी भी आप बिल्कुल ही नहीं करके आओगे, कहीं ना कहीं उसमें मैनेज करोगे, तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी अच्छे से करना था। रेनफॉल के पूछे, देखो ये 3 स्टेटमेंट वाले आगे, और पूछा कि 2 स्टेटमेंट बताओ उनके रीजन है या एक स्टेटमेंट, तो आंसर इसका आएगा ए, ये दोनों ठीक है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। इनमें से पूछा नॉर्थ सी के अराउंड कौन सी कंट्री है, रट्टा मार सीरीज में कोड बना के याद करवाया था नॉर्थ सी वाला, आंसर आएगा ओनली 2। फिनलैंड और रशिया नहीं करती, नॉर्वे जर्मनी आ जाएगी। 38 39, 39 में देखो आपका आंसर आएगा ओनली 1। धुआंधार फॉल नर्मदा रिवर पे तो है, ठीक है, लेकिन रीजन थोड़ा मालवा के बाहर की तरफ का रीजन है। अब यूपीएससी को क्या कंसीडर करता है वो देख लेंगे, या तो ओनली 2 भी दे सकता है, मेरे हिसाब से ओनली 1 आना चाहिए। हुंद्रू फॉल्स ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू सुब्रनरेखा रिवर पे है। जरोसोपा फॉल या जोग फॉल, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, वेस्टर्न घाट्स में। नेत्रावती रिवर पे नहीं है, ऑन द शरवती रिवर। ये देखो थोड़ा इस बार अलग है, टेबल में 3 3 कॉलम देके आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये पैटर्न थोड़ा अलग है। तो इसमें अगर बात करेगी जो वॉसिज है वो फ्रांस के अंदर है, तो स्टेटमेंट वैसे गलत होगी, और ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन नहीं है। यूरोप में एल्प्स है, ठीक है, पर ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, फोल्ड माउंटेन है। नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, साउथ अमेरिका में एंडीज है, ये भी फोल्ड माउंटेन है, तो आंसर आएगा ओनली 2।
सिकाडा, फ्रॉग हुपर, पोन स्केटर। अगेन थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन अब इसको पढ़ो ढंग से, ठीक है। मैंने भी जो क्वेश्चन देखा, अगर मैं आपकी जगह होता मैं केवल इसको देख लेता, फ्रॉग हुपर को, ठीक है। ऊपर से मुझे ग्रास ऊपर याद आता है एकदम से, ग्रास ऊपर मैं इंसेक्ट को मारता, ठीक है। तो आंसर आता आपका सी, इंसेक्ट्स। और कहीं ना कहीं सिकाडा एक दो साल पहले न्यूज में था, यूएसए में जो इंसेक्ट थोड़ा अटैक मान लो क्रॉप्स के ऊपर, तो सिकाडा उसलिए न्यूज में था, सिकाडा। लेकिन मैं फ्रॉग ऊपर को करता, फ्रॉग ऊपर, ग्रास ऊपर से मेरे दिमाग में आता और मैं इंसेक्ट को ठीक करता। इसमें आंसर आएगा सी। च्युइंगम्स का काफी न्यूज में चल रहा है कि अब बहुत बड़ा एक मेजर पोल्यूटेंट बन गया पोल्यूशन की, ठीक है। तो पोल्यूशन करता है एनवायरमेंट और प्लास्टिक बेस के कारण दिक्कत होती है, तो आंसर आएगा ए। 43 देखो, ये अगेन छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ऐसी स्पीशीज है जो ध्यान ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। बनो, ये मेडागास्कर में नहीं मिलती है, ठीक है। और इंडोनेशिया में इल्क थोड़ा समझ में आता है कि इल्क एक डियर टाइप है, रेंडियर टाइप है, वो मिलता है आपको ओपन ग्रासलैंड में, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, उस टाइप से नॉर्थ अमेरिका में, तो ये भी गलत है वैसे तो। और इंद्रिया आपकी मेडागास्कर में मिलता है आपको, है ना। तो ये तीनों ही गलत है, आंसर आएगा डी, नन। ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने में फायदा है अगर किसी को पता नहीं है तो। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बस थोड़ा ट्रिकी ये था, फंडिंग वाला पार्ट है ना, बाकी ये तो लार्जली एलिमिनेट कर सकते हैं कि एनजीओ है, यूएन का पार्ट नहीं है, तो वन तो हट जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर आएगा टू ओनली। लाइन्स का देखो, दे डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर। प्रो सीरीज में दीपेंद्र सर ने कई बार ये चीजें करवा रखी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं एनवायरमेंट में, इवन जो स्पीशीज की चीजें भी हैं जो ऐसे यहाँ पे डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन हमने प्रो सीरीज में करवा रखी है वो। तो उसमें आप देखोगे तो ये सर ने बताया था कि चीता डू नॉट रोर, ये वाला भी पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है, लेकिन हाँ लेपर्ड भी अपनी टेरिटरी मार्क करता है, ठीक है, थ्रू सेंट मार्किंग होती है लेपर्ड की भी। तो ये स्टेटमेंट आपने इसमें लिखा डू नॉट, तो ये स्टेटमेंट थर्ड वाली गलत है। ये भी एनिमल बिहेवियर में पढ़ते हैं कि टेरिटरी मार्क करते हैं वो, तो ये गलत है, ये दोनों ठीक है। आपके आंसर आएगा 1 एंड 2। 45 हो गया। 46, 100 मिलियन फार्मर्स, ये अगर टर्म पता है तो ठीक है, नहीं तो इनमें से आप पढ़ के क्या सोच सकते हो उसको, उस तरीके से इसको मैनेज करना था इस क्वेश्चन को। मैं होता इसको पढ़ के मैनेज ही करता, अगर पढ़ रखा था तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा अगर कभी मैंने, लेकिन इसको ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऐसे चार ऑप्शन में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सेट करना चाहिए। तो इसको पढ़ के ये नेट जीरो की तरफ धीरे धीरे जाएंगे प्रोग्रेसिवली, उस तरीके से इसका आंसर ये आएगा आपका। पर ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऐसा नहीं मतलब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वो तो एक अलग तरीका होता है। मैं भी एग्जाम में बैठता हूँ, सबका अलग अलग चलता है, वो प्रैक्टिस से इंसान सीखता है कि कैसे अप्रोच करना है, पर ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए अप्रोच। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मतलब एक छोटा रिसोर्स जिसको आप अलग से रख सकते हैं, जब मन करे यूज कर ले उस तरीके से। तो ये चारों आपके क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स के अंदर। 47 का डी था आपका आंसर। 48 का फिग। अब देखो अगेन कई बार इंट्यूशन भी काम करता है, मैंने भी जब क्वेश्चन देखा ना मुझे इतना आइडिया नहीं था इसका कि कौन सा इसमें पॉलिनेट करेगा, लेकिन मैं इनमें अगर लगाता तो फिग ही आ रहा था मेरे दिमाग में कि फिग में ऐसा हो सकता है, कि बाकी सब में हमें सुनते हैं कि महुआ में नहीं है, सैंडलवुड में नहीं है, सिल्क कॉटन में ऐसा कुछ है नहीं। तो फिग एक अलग सा लग रहा थोड़ा कि अतरंगी सा भी, और ऐसा लग रहा था कि फिग अंजीर टाइप में ऐसा हो सकता है चीजें। वैसे आंसर इसका ए फिग है। अगेन वो मैटर करता है तुम्हारी कितनी रीडिंग है, क्या चीज कर रखी है, कब आज कैसे आपको तुक्का लेना है। अगर इसको नहीं आता वो छोड़ सकता था, बट आंसर इज ए। हाउ मेनी ऑफ द अबव है पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम, तो ये तीनों में पॉइजनस, देखो कुछ ना कुछ तो हो ही सकते हैं। सम बटरफ्लाइज आर पॉइजनस, सम फिशेज आर, सम फ्रॉग्स आर। ये दो तो लगभग आइडिया हो जाता है, बटरफ्लाई किसी को डाउट हो भी सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई होंगी, है ना। तो आंसर आएगा ऑल थ्री। इनमें से पूछा है कौन सा ओनली नेटिव टू इंडिया, तो रेड सेंटर्स हमें बताइए ईस्टर्न घाट्स के हैं, तो ये है आपका, ये दोनों आपके यहाँ के नहीं है, तो आंसर आएगा ओनली वन। अगेन इंस्टेबिलिटी चल रही है साहिल में, तो उसका आंसर है आपका बोथ ए, बोथ स्टेटमेंट बनना टू, अगर आंसर इज ए। 51 का ए। 52 का, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, इंडिया से कितने कहते हैं ना कैलिफोर्नियन एप्पल आते हैं, तो ये तो हम बेसिक अगर सब्जी वब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं या देखते भी हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कैलिफोर्निया, तो इम्पोर्ट तो करते ही हम, पहली स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाती है, और कोई ना कोई हमने लगा भी रखा होगा फिर रेस्ट्रिक्शन या अप्रूवल के लिए कुछ ना कुछ, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। आंसर आएगा आपका वन इज इनकरेक्ट बट टू इज करेक्ट, तो ये ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन हो जाता है इजिली। 53, अगेन पॉलिटी के आंसर डिटेल में सबने डिस्कस कर रखे हैं, अलग वीडियो आएगी, बता रखे हैं कैसे क्लास में कहाँ से आए हैं। इसका आंसर है आपके स्पीकर लोकसभा वाले क्वेश्चन का आपका वन ओनली ए।
अगेन ये बिल पेंडिंग वाले का आंसर है आपका बी 1 एंड 2। पॉलिटी के बहुत डिटेल पे सर आपको बताएंगे अलग वीडियो में, उसके लिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रोरोगेशन हाउस का आंसर है सी 2 एंड 3। देन यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, कि यूरोप के एरिया में कोई, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट हो, यूरोप की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, तो उसको जरूर देख लेना। वो कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रही है, आप 2-3 साल के उठाओ पिछले साल पेपर, तो उनमें कुछ वो एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, 3-4 साल में और देख लेना, तो क्वेश्चन जरूर आता है लगभग एनवायरमेंट के अंदर। तो ये इसीलिए मैंने लिख दिया कि एनवायरमेंट रिलेटेड यूरोप में कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनियन है, उनका पार्लियामेंट है, वो कोई एक्ट ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें 1 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि इसने कहा 2040 तक सब क्लीन एनर्जी पे चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, टाइम भी कम ही है, तो ये गलत है। हाँ, नेट जीरो के लिए काम कर रहे हैं, फर्स्ट इज करेक्ट। तो ऐसे भी अगर आप सोचते तो इस क्वेश्चन को मैनेज कर लेते 56 को। 57 देखो, वेनेजुएला का अभी चल ही रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है इसमें, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है इसमें, ठीक है, करेक्ट है। अब देखो, जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था, ये ऐसा नहीं रिसेंट करंट का, एक ओवरऑल करंट अफेयर्स का है, 2-3 साल से चल रहा है, ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा। इसका आंसर आएगा तीनों का 1 2 3 58। तो इमीडिएट करंट भी नहीं आता, अराउंड 2-3 साल के भी कोई मेन चीज है वो भी पूछ सकता है। ये बेसिक स्कीम है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो मैंने एक अलग से स्कीम का डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसमें भी दे रखी थी। तो स्कीम लोगों को लग रहा था यार अब तो आया नहीं रही, 1-2 साल से पता नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे, अब हट गया है ना, लेकिन इस बार 4-5 क्वेश्चन आए हैं स्कीम से रिलेटेड भी। तो ऐसे अगेन मैं कह रहा हूँ, ये मत सोचो कि इस बार ये कर लेता हूँ या क्वेश्चन में ये पेपर में ये आएगा, आपके साथ पेपर नहीं बनेगा। आपको मैक्सिमम चीजें कवर करनी है और वहाँ पेपर में अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना है, ताकि आप पेपर को सेट करके आओ शांति से। ये एक तरीका होता है प्रीलिम्स को क्लियर करने का। और मेंस का जो हम स्टार्ट करेंगे अभी, वो है आंसर राइटिंग। एक पढ़ लिया बेसिक, फिर कैसे अप्रोच कर रहे हो आंसर को, लिख कैसे रहे हो, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वो मेंस क्लियर कर देगा। पर्सनल टेस्ट में आप कितने पोलाइट हो, कैसे आर्टिकुलेट कर लो, कितनी चीजें आपको थोड़े अवेयर हो उसको ले, वो आपका पर्सनल टेस्ट क्लियर करवा देगा। हर तीनों पेपर पे अलग अलग लेवल की स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जो हमें डेवलप करने की जरूरत है। अब ये चीज हमने आइडेंटिफाई कर रखी है, टीम इस पे काम कर रही है। तो जैसे हमारे साथ पर्सनल मेंटरशिप में या फाउंडेशन कोर्स में जुड़ते हो, तो वो आपके एफर्ट कम हो जाते हैं, आपको डायरेक्शन ठीक मिलती है। तो वो चांस जो आपको 3-4 साल लगने होते हैं पेपर क्लियर करने में, वो कहीं हम ट्राई करते हैं आपका 1 साल भी क्लियर हो जाए पेपर। देन पीएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, अगेन स्कीम क्वेश्चन आगे, 60th क्वेश्चन आंसर है आपका बी 2 एंड 3। देन अगेन जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था, उसका आंसर है आपका 2 एंड 3। 62 का जो मित्रा शक्ति है, इसका आंसर आएगा 2 3 4। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये श्रीलंका के साथ है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होंगे, बुक इवन बुक वाला क्वेश्चन पूछ लिया। स्टेट पीसीएस की तैयारी कराता हूँ मैं, एससीएस की, तब मैं वहां पे कराता हूँ चीजें, तो उन बच्चों ने अगर वीडियो देखी तो उनका थोड़ा फायदा हो गया होगा। तो इस बार वो बच्चे भी थोड़े क्वालिफाई कर लेंगे जो मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, क्योंकि मैं साथ साथ ये करंट अफेयर नेशनल के जो स्टेट पीसीएस के लिए रेलिवेंट है, यूपी पीसीएस, एचसीएस, पंजाब पीसीएस या बाकी स्टेट, हिमाचल वाला जो आता है, तो मैं वन लाइनर या थोड़े उस टाइप के क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस में आते हैं, उसके करंट अफेयर भी कराता हूँ, तो उनको थोड़ा वहां से फायदा होगा इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिट वाला, इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, उसके बाद गवर्नर ऑफ द स्टेट वाले का आंसर है बी 2 ओनली। देन यूनियन बजट वाले का आंसर है आपका बी 2 ओनली। हु रोड द बुक, इसका पूछा हुआ है, ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे एंड द वाई भारत मैटर्स, काफी न्यूज में थी। एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी है, उन्होंने लिखी है। ये कंट्री है और किस लिए न्यूज में थी, लगातार यूपीएससी पूछता रहता है। अलग से हमने सेशन भी कराया था, प्लेसेस इन न्यूज वाला, आईआर के अंदर भी करवाया था, तो उसमें से क्वेश्चन हो ही गए थे। आंसर आएगा 2 पेयर ओनली, बी। सुमेध पाइपलाइन वाले का आंसर है ए। देन रेड सी का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर है आपका सी, बोथ 1 एंड 2। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का है विच वन अकॉर्डिंग टू, पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट एमिशन सोर्स कौन सा, तो इनमें से आप खुद देखो। ठीक है, लोकोमोटिव जो चलते हैं या शिप जो चलती है, या फिर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ओर से, और लास्ट है आपका पावर प्लांट। तो इनमें से आप खुद सोचो, लार्जली मोस्टली जो धुआं निकलता है, पॉल्यूटेड गैस निकलती है, वो पावर प्लांट से निकलेगी, वो ज्यादा बड़ा सोर्स है एनर्जी का। तो इसलिए आंसर आएगा इसका पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। ये भी चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली हम कितना, तो मोस्टली हम एनर्जी कहाँ से ड्राइव करते हैं, हमारी थर्मल थर्मल पावर प्लांट से, कोल से, तो वहां से ज्यादा निकलता है सल्फर से ज्यादा। तो आंसर आएगा डी। इस तरीके से इसको सोचते तो भी काम बन जाता कि कौन सी एक्टिविटी कितने बड़े स्केल पे होती है, कितनी ज्यादा होती है।
71 का देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर है इसका डी 71 का। 1935 एक्ट वाले हम पढ़ते हैं, तो ट्रेडिशनल एरिया, इसमें फायदा देखो ये होएगा इस बार कि कई बार क्या होता है पेपर जब बहुत टफ आता है ना, तो वो बच्चे पास होते हैं जो थोड़ा गैस वर्क, जिनका 5-7 तुक्के ठीक हो जाते हैं मान लो, ठीक है। लेकिन ऐसे पेपर में वो बच्चे ज्यादा पास होंगे जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, जिनका एक नॉलेज बेस अच्छा है, जो सिंसियर है, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा मैं बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी उसमें भी ऐसा नहीं है, सिंसियर बच्चे उसमें भी पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा पास होंगे, तुक्के के चांस थोड़े यहाँ पे कम हो जाते हैं। इसमें फिर फायदा क्या होता है, मेंस के अंदर वो लोट आता है जो बिल्कुल रेडी है पेपर को अपना क्लियर करने के लिए। इस बार मेरे को लग रहा है जो मेंस वाले बच्चे होंगे वो थोड़े और मतलब वेल प्रिपेयर्ड, कंपटीशन मेंस के अंदर थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होंगे, क्योंकि इस बार सी सेट का पेपर ही मॉडरेट है, तो उसमें भी नहीं कि वो जो बच्चे जिनकी जीएस अच्छी है वो वहाँ पे फेल हो जाएंगे, वो वहाँ भी पास करेंगे। तो मेंस पे मेरे को लग रहा है इस बार थोड़ा कंपटीशन टफ रहेगा कंपेयर टू लास्ट टाइम। होता हर बार ही है कंपटीशन टफ, लेकिन थोड़ा जो लग रहा है एनालिसिस वो यही है। 1935 एक्ट वाले का आंसर है ए, वन ओनली। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ अट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा, तो आंसर है इसका सी, मध्यम व्यायोग। संघभूति वाला क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इससे भी क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, तो इसका आंसर आएगा ओनली 275 का, ठीक है। आर्टिकल 368 वाले क्वेश्चन का आंसर है डी 123। इनमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन मीडिया फॉर द लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो आप कितना पढ़ रहे हैं, जापान और इटली है ही, ठीक है ना, तो जापान इटली 1 एंड 2 तो है ही आपका। अब ऐसा ऑप्शन देखो 1 एंड 2 किस में आ रहा है आपका, ठीक है, 1 एंड 2 ऐसे कोई है ही नहीं, ऑप्शन यही है। साउथ कोरिया भी है वैसे तो, लेकिन अगर इसको इतना ही होता है जापान और इटली, तब भी आंसर आता 1, 2 एंड 4। आर्टिकल 109 वाले का आंसर है सी 1, 2, 3। अब ये क्वेश्चन जब हम तैयारी करते हैं तो इंडिया बुक में पढ़ लेते थे शौक के लिए, कौन सा किस रैंक पे वहां पे देखा इंडिया बुक के अंदर। तो एक बार पहले भी क्वेश्चन आया था इंडिया बुक से, है ना, जो मुंडकोपनिषद में एम्बलम के बारे में दे रखे हैं वो चीज होती थी। तो ये वो इंडिया बुक से इसका आंसर आएगा बी 1 एंड 3, जो पोस्ट के बारे में बात कर रखी है। तो कुछ चीजें हम जनरली पढ़ते हैं शौकिया तौर पे, कुछ क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, इसीलिए एक ऑब्जर्वेंट भी रहना है। कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट के लिए पढ़ने, कुछ चीजें तो वहां से क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी में आ जाते हैं कई बार। क्योंकि यूपीएससी को देखो मैं फिर बता रहा हूँ, उसको बनाना है पेपर आपका थोड़ा सा हर टाइम थोड़ा डायनामिक, थोड़ा डिफरेंट, हर साल डिफरेंट। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेगी ऐसी, अगले साल क्या पता फिर वापस टफ वाला पेपर आ जाए। तो आप कैजुअल मत हो अपनी अप्रोच में, दोनों चीजें करो, बेसिक चीजें भी करो, एडवांस वाली चीजें भी करो। फिर जो उसमें से लॉट निकलता है ना, तो उनमें से लिमिटेड बच्चे जैसा पेपर आता है वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। ये नहीं है कि उनको लेने तो ही देखो जो भी 12-13 हजार बच्चे लेने, तो आप उस लिस्ट में आने की कोशिश करो, है ना। ये नहीं है कि यार मैं सारा कैसे पढ़ूंगा, अब पढ़ना तो पड़ेगा जितने मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हो। फिर दूसरा की अप्रोच कैसे कर रहे हो पेपर को, इन दोनों पे काम करोगे तो आप उस लॉट में आ जाओगे 12-13 हजार के अंदर, पेपर चाहे कैसा भी आए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का आंसर है आपका 1, 2, 3, 4 ऑल डी। यूएसए वर टू डिफॉल्ट डेट वाला क्वेश्चन, उसका आंसर है आपका ए। सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क, इसका आंसर है आपका सी 82 का। 83 डिजिटल रुपये के क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपका डी। 84 जो है आपका एंशिएंट इंडिया का गौतम बुद्धा के जो रिलेटेड क्वेश्चन है, बुद्धा से, बुद्धा लिटरेचर से 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी 2 एंड 3। 85 वाला जो क्वेश्चन है आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स पूछा है, स्टेट और डिस्क्रिप्शन, उसका आंसर है आपका बी 2 एंड 3। Which of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a port at भटकल? भटकल कर्नाटका में एक रीजन है, तो वहां पे किसने परमिशन दी, कृष्णदेव राय ने। 86 का ए। टफ क्वेश्चन है ये, देखो इनसे ये हिस्ट्री वाले, मिडिवल हिस्ट्री वाले, इनको आप, और कुछ एनवायरमेंट के मैं बता रहा था, उनको आप छोड़ भी सकते थे तब भी पेपर पास हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बहुत ज्यादा टफ होते हैं, है ना, और तो वो बिल्कुल ही छोड़ दो, बाकी को आप कोशिश करो मैनेज करने की। जमींदार रोहित वाली, उसका आंसर है आपका बी 2 ओनली। देन उपनिषद वाले क्वेश्चन का आंसर है बी 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल वाला, उसका आंसर है आपका ए 1 ओनली। यूनेस्को का क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सी लेटेस्ट इंक्लूजन है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, आंसर है सी गरबा डांस।
डिलिमिटेशन क्वेश्चन जो कमीशन है न्यूज में चल रही थी, पूछा हुआ है अभी तक कितनी कंसिडर होगी, हाउ मेनी, तो आंसर आएगा D4। 71st अमेंडमेंट क्वेश्चन आंसर है 1 2 3। ये डायरेक्ट सीधे क्लास के अंदर से सर बताएंगे आपको, जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे दिनेश सर बताएंगे पॉलिटी में कैसे अपनी क्लास बनाना है, सीधे क्वेश्चन वहीं से है। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अलग अलग पार्टीज है उसके लीडर है, ठीक है, तो उसका आंसर आएगा आपका B2 ओनली। 94 जो है पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट्स पूछे हुए हैं इसमें, ठीक है बच्चों, कौन से पार्ट में, मैं रट्टा मार में सीधा सीधा याद कराता हूँ, वहीं से क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा D1 2 3 ओनली। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उससे क्वेश्चन है, आंसर आएगा C। 96 जो क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के ऊपर मैंने एक वो भी बनाया कि 3 बार पूछ चुका है लगातार, ठीक है, अब फिर अगेन आर्टिकल 21 से क्वेश्चन आ गया, राइट टू प्राइवेसी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस से इस बार 4 5 क्वेश्चन है, देखो एक रफाल वाला था, एक वो अरेंजमेंट करवाया रैंक वाला, एक ये फिर आ गया डिफेंस, तो इसका आंसर आएगा आपका 1 and 3 ओनली। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन, ऑपरेशन, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन था, इसका आंसर है ऑपरेशन सद्भावना, आर्मी से रिलेटेड है ये भी देखो। 99 जो क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसमें आती है, इस पे ये ध्यान रखना है कि कनाडा में आप हॉरिजॉन्टली देखो और ऊपर अलास्का वाली भी देखना, तो आंसर आएगा आपका कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन है 100 एथिक्स कमेटी, इसका आंसर है आपका C1 and 3। तो अगेन ये मैंने सारा क्वेश्चन आपके पेपर सामने डिस्कस कर दिया, आंसर की कई सोर्सों से चेक करके, ठीक है, फिर भी कुछ हो सकती है एक दो गलतियाँ, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा लार्जली। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे फ़ोन नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या UPSC अखाड़ा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि बेसिक चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाती है तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता है, आप रेलिवेंट चीज़ें ही पढ़ोगे। हमेशा हमारा यही रहता है टारगेट, आप कोचिंग कहीं से करो उससे मैटर नहीं है ना, लेकिन आपकी गाइडेंस सही चलनी चाहिए, तो इसके लिए मैं और हमारी टीम आपके लिए हमेशा रहेगी तैयार। आप कभी भी फ़ोन या मैसेज कर सकते हो, मतलब उस तरीके से व्हाट्सएप करके, तो उसको हम रिवर्ट बैक करेंगे और आपको गाइड करेंगे फर्दर, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इसमें कोई फिर भी अगर आपको अगेन बता रहा हूँ कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और बाकी जैसे हमारी क्लासेस भी चल रही है UPSC अखाड़ा की, ऑनलाइन भी कोर्स है, ऑफलाइन भी, चंडीगढ़ सेंटर है हमारा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।